गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कुछ नेटवर्क इश्यू होने के कारण, आप लोगों का इंटरनेट की कनेक्टिविटी में दिक्कत होने के कारण ये क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई है, पर आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास मिल गई है। ठीक है, कुछ आवर्स की डिले पर मिली है, पर ये क्लास आपको मिल चुकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अभी सर ने भी एक सेशन आप लोगों के साथ सुबह 7:30 बजे लिया था, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर बातें बताई थी कि ईडी एप्लीकेशन पर कुछ अल्टीमेट गिफ्ट, कुछ अलग तरीके के तोहफे आप लोगों के लिए इस बार रखे गए हैं। एक अलग सा आप लोगों के लिए इस बार डिस्काउंट रखा गया है, जो आपका आज से स्टार्ट हो चुका है, 8 मई से स्टार्ट हो चुका है और 10 मई तक ये डिस्काउंट आप लोगों का रहेगा। डिस्काउंट की खासियत ये है आप लोगों की कि जितने भी हमारे लक्ष्य बैचेज हैं, चाहे वो आपका लक्ष्य बैच इलेक्ट्रिकल जेई है, ये लक्ष्य बैच इलेक्ट्रीशियन आईटीआई का जो बैच है TG2 का, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करता हूं लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की, ठीक है, या इसी तरह से लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो चारों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, 2 इलेक्ट्रिकल के बैच और 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के लक्ष्य बैच हैं, एक जेई का एक आईटीआई का, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक जेई और आईटीआई। तो सभी बैचेस पर स्टूडेंट आप लोगों के एक अलग सा डिस्काउंट रखा गया है। प्राइस वाइज भी डिस्काउंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बैच को छोड़कर उस पर सिर्फ प्राइस वाइज डिस्काउंट है। ठीक है, अब सिर्फ क्यों है वो अभी बात आपको समझ आ जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल जेई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई या इलेक्ट्रीशियन लक्ष्य बैच जो है, इन बैचेस को जो स्टूडेंट 8 से 10 मई तक ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों के लिए हमारी जो एमसीक्यूज की डिटेल्ड सॉल्यूशंस की बुक है रिस्पेक्टिव कोर्स के, जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिकल जेई है तो उसे इलेक्ट्रिकल की बुक, ऐसे ही आईटीआई के स्टूडेंट है तो उनके लिए आईटीआई की बुक, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय पर दी जा रही है। कोर्स के साथ जो इन 2 दिनों में कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। ठीक है, बुक आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट रखा गया है, जो आप लोगों को जैसे ही आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वैसे बुक आप लोगों की यहाँ से धीरे धीरे डिस्पैच होते रहेगी, आपको मिलते रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए बुक इसलिए नहीं रखी गई है कि आप लोगों के लिए अभी बुक बनी ही नहीं है, तो इसलिए आप लोगों का कोर्स पर ही फर्दर और डिस्काउंट किया गया है। ठीक है, जो कि आपका 499 कर दिया गया है, और ये भी आपका बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, मतलब जितना आपका बुक का डिस्काउंट या बुक आनी थी वो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल जेई और इलेक्ट्रॉनिक्स जेई कोर्सेज का जो प्राइस अभी रहेगा वो 2499 2499 प्लस बुक आप लोगों को गिफ्ट दी जा रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन का जो आपका आईटीआई का जो बैच है लक्ष्य बैच, उस पर आप लोगों का कोर्स का प्राइस 699 और प्लस बुक आप लोगों को फ्री मिल रही है, गिफ्ट के रूप में मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो कोर्स है आईटीआई का, वो कोर्स आप लोगों को 499 का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप लोग इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि 1 जून से हमारे देहरादून सेंटर पर इलेक्ट्रिकल जेई का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका हो चुका है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ईडी ऑनलाइन क्लासेस को, और यहीं से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ स्टूडेंट अपने सेशन की, अपनी क्लास की। कंट्रोल सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो बेसिक सबसे पहले हमने सिग्नल्स को देखा था, फिर इन सिग्नल्स के बेस पर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखा था, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर कंडीशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने की, जीरोज और पोल्स को समझा था नॉर्मल वे में, अभी मैं ट्रांसफर फंक्शन में भी समझाऊंगा। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हमने देखे थे। फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़े थे स्टूडेंट, इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी हमने। फिर इसी के ठीक बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कल की क्लास में आपको बताया भी कि पहले टाइप का क्वेश्चन आपका कि आप डायरेक्ट ही याद रखना है कि किसका ये लैप्लास होता था। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आई थी, अगला चैप्टर हमने देखा था ट्रांसफर फंक्शन का, तो हमने कहा भी था कि एक कैरेक्टरिस्टिक, या आप कह सकते हैं कि ये कैरेक्टराइज करता है हमारे रिलेशन को, किस किस के बीच के, इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को दिखाता है, और कैसे सिस्टम के लिए डिफाइन होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट और डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में जो सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, लीनियर का मतलब समझाया था, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहता है कि ऐसा सिस्टम, ठीक है, या ऐसी इक्वेशन जो आपकी होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन, जिसको आप स्केलिंग और एडिटिविटी भी कहते हैं, इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, फिर इसी के बाद अगली बात हम लोगों ने कल की क्लास में की भी थी स्टूडेंट ट्रांसफर फंक्शन की।
तो मैंने कहा भी था कि आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। पर इसके साथ एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो, कि यह आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मतलब होता है कि सिस्टम आपका रेस्ट स्टेट में है और कोई भी एनर्जी किसी भी पार्ट में आपके सिस्टम के स्टोर नहीं है। वहीं एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये भी समझाई थी कि आपको कई बार क्या कर देता है स्टूडेंट, ऐसे लिखकर दे देता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन इनपुट, जो गलत है। आपका होना क्या था, आउटपुट का अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, इनपुट का अलग लेना है, तब रेशियो लेना है। ये नहीं कि दोनों का रेशियो ले लो और उसका लैप्लास निकाल लो, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर अगली बात आई थी स्टूडेंट के ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। पहला आपका पहचानने को देगा कि कौन सा ट्रांसफर फंक्शन स्ट्रिक्टली प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है और कौन सा आप लोगों का नॉट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है। तो फिर हमने कहा था कि डिनोमिनेटर की पावर अगर ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली प्रॉपर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों की पावर बराबर है तो प्रॉपर है। और अगर डिनोमिनेटर की पावर कम है और न्यूमरेटर मतलब अंश की ज्यादा है और हर की कम है, तो फिर ये आप लोगों का इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है। ऑर्डर मैंने समझाया भी था कि मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। फिर बात आई थी स्टूडेंट, एक छोटे से क्वेश्चन से मैं लेकर भी चला था कि आपको थ्योरेटिकली ट्रांसफर फंक्शन जब कैलकुलेट करने को देता है तो पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकली लिख कर देगा कि इनपुट आपका, इसने कहा यूनिट स्टेप रिस्पांस, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट था और उसके हिसाब से रिस्पांस दिया हुआ है, मतलब आउटपुट दिया हुआ है। दोनों का लैप्लास लिया, दोनों का रेशियो लिया, इनिशियल कंडीशन जीरो रखी है, तो यह आंसर आया था। दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका कि आपको इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली लिख कर देता है, तो डायरेक्ट लिख कर दिया तो फिर तो समस्या ही खत्म हो गई। आपने इनपुट का लैप्लास लिया, आउटपुट का लैप्लास लिया और दोनों का क्या कर दिया स्टूडेंट, आपने रेशियो ले दिया। बस इसमें याद ये रखना है कि आपकी जो इनिशियल कंडीशन होगी वो जीरो रखनी है। नमस्ते सर, ये ठंडू ही ध्यान से। तो ठीक है, अब देखें दूसरा तरीका हमने देखा था कि इनपुट आउटपुट डायरेक्टली दिया होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोगों का कि आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आपका करके लिखा होगा, फिर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो उसको भी आपने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन के लिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को लगाकर कि हमने क्या कहा था, जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उतनी एस की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है। चौथा तरीका था स्टूडेंट आप लोगों का कि आपको सर्किट की फॉर्म में भी दे देता है, तो सर्किट के फॉर्म में जब भी देगा तो आपने क्या करना है, इनपुट वोल्टेज निकालना, आउटपुट वोल्टेज निकालना है, दोनों का लैप्लास लेना है और दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें आप बाकी के स्टूडेंट्स को भी। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट आज के सेशन को, आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते भी स्टूडेंट, जो आज का डेट है आप लोगों का वो है हमारा 8 मई। ठीक है, 8 मई है आप लोगों का और 2024, 8 मई 2024, 8 मई 2024 आज का आपका दिन है। ठीक है। देखिएगा, हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमने ट्रांसफर फंक्शन को देखा था कल कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट का विद इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को वैसे बताया था। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है। फिर बात आ जाएगी आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। इसमें हमने साफ साफ कहा है कि इनिशियल जो कंडीशंस होंगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, कि ये आवश्यक रूप से कैसी होनी चाहिए, आप लोगों की 0 होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। तो इसको जब हम लिखेंगे भी स्टूडेंट आप लोग, तो आप जानते हैं कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल हमने यहां से कहा। ठीक है, कि ऊपर भी एक क्या आएगा आप लोगों का, पॉलिनोमियल आएगा। नीचे भी अगर हम देखेंगे तो नीचे भी क्या आएगा आप लोगों का, एक डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल ऊपर होगा, एक पॉलिनोमियल नीचे होगा। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कहा भी कि ट्रांसफर फंक्शन को अगर जब हम लिखते हैं, हमने लैप्लास ले लिया तो कुछ ऐसे बनेगा। इतना ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से 2-3 बातें आप लोगों को दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन पूछ देता है और पहचानने को भी आपको दे देता है।
देखें पहला क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो फटाफट से 3 चीजें आप लोगों को यहां से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा स्टूडेंट आपका कि आपसे कह देता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कि ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक समीकरण की अगर मैं बात करता हूं, इक्वेशन की मैं बात करता हूं, सबसे पहली चीज। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की पोल्स, ठीक है, और तीसरी बात आती है, या पहले जीरोस को लिख देता हूं यहां से, आपको समझने में आसानी होगी कि मैंने यहां से कहा कि दूसरा पैरामीटर आता है आपका जीरोस और दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का पोल्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहां से अगर हम लेकर भी चलते हैं जीरोस एंड पोल्स, अब देखिएगा 3 बातें मैंने यहां पर कही, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जीरोस और पॉलिनोमियल, वो पोल्स, ठीक है। देखें जैसे ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं, ये कौन सी इक्वेशन होती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि अगर आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को, ठीक है, बराबर 0 रख देते हैं, तो यही मेरा क्या होता है स्टूडेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। कि सिंपल सी बात क्या कही कि ये जो हर वाली समीकरण आपकी होगी, इसको बराबर 0 रख देना है, वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ध्यान से सुन लें कि जो आपकी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है उसको बराबर 0 रख दें, तो वही मेरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अगली बात को सुनिएगा स्टूडेंट, जीरोस क्या होता है। तो जीरोस जब आप देखेंगे आपको साफ साफ दिखेगा कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल, तो दोनों पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि जो भी बहुपद या बहुचर होता है उसका जब आप रूट्स निकालेंगे तो दोनों एस के फॉर्म में होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि लैप्लास लेना है भाई, और लैप्लास लोगे तो दोनों एस के फॉर्म में होंगे। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि जीरोस के लिए मैंने सबसे पहले बात कही कि कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट, कि हमेशा याद रखना कि इनको ऊपर वाले भाग से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट की जीरोस को रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं, जब आप लोग एस प्लेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं तो ऐसे 0 लगाकर बबल लगाकर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी बात स्टूडेंट आप लोगों की कि वैल्यू ऑफ एस, कि एस का ऐसा मान, ठीक है, फॉर विच, कि जिसके लिए या जिसको रखते ही, ठीक है, फॉर विच ट्रांसफर फंक्शन विल इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि एस की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा 0। भाई ऊपर जैसे आप एस की कोई वैल्यू रखोगे तो पूरा फंक्शन, ऊपर की वैल्यू पहले 0 होगी, उसके रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा आपका पूरा ट्रांसफर फंक्शन कैसे हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने 3 बातें कही स्टूडेंट, पहली बात कि इसको न्यूमरेटर से कैलकुलेट किया जाता है, दूसरी बात इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से या 0 से या बबल से, ठीक है, ये एस की ऐसी वैल्यू होती है जो आप लोगों का क्या दिखाती है ट्रांसफर फंक्शन को 0 कर देता है। सेम ऐसे ही यही 3 बात आपको पोल्स के लिए भी याद रखनी है। आपने कहा कि सबसे पहले पोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां से कहा भी कि दीज आर कैलकुलेटेड बाय, ये न्यूमरेटर से निकलते थे जीरोस, तो आपका जो पोल्स होंगे वो कहां से निकलेंगे डिनोमिनेटर, कि ये कहां से कैलकुलेट होते हैं आपके डिनोमिनेटर पार्ट से कैलकुलेट होते हैं। दूसरी बात आई स्टूडेंट आप लोगों की कि इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात अगर मैं कहता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखते हैं तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से, ठीक है। तीसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि वैल्यू ऑफ एस, कि एस के वो मान जहां पर, या फॉर विच, कि द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच, जिसके लिए, ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, कि ये मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का डिनोमिनेटर पार्ट से कैलकुलेट होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे क्रॉस से, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि एस की ऐसी वैल्यू होती है स्टूडेंट जहां पर ट्रांसफर फंक्शन कैसा हो जाए इन्फिनिटी हो जाए। तो ये 3 चीजें आपकी निकल कर आ जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। क्लास नेटवर्क इश्यू के कारण लाइव नहीं चल पाई है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप ऑफलाइन कमेंट पे लिख दीजिएगा, पहले तो वहीं कमेंट में, नहीं तो आपका जो अगली लाइव क्लास होगी वहां पर मैं आप लोगों को वो बात फिर से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आपने 3 बातें यहां से सीखी स्टूडेंट, ठीक है, कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को बराबर 0 रख दूं तो वही मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है।
ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर वाले भाग से न्यूमरेटर पार्ट से आपका जीरोस कैलकुलेट होते हैं। एस की वो वैल्यूज उस पार्ट से जो आपके ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर दे वही जीरोस होते हैं। इसको ओ से, जीरो से या फिर बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात, पोल्स कहता हूं तो पोल्स कैलकुलेट होते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट से। ठीक है, कि एस की वो वैल्यू जो इसको क्या कर दें, इंफिनिटी कर दें ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है, तीसरी बात, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो ध्यान से एक बार समझ लें और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको समझते हुए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर यहां से अगर मैं कहूं भी, जैसे आप दिखाना भी चाहें कि अगर आप ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स और जीरोस को दिखाते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से दिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इसी में आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रहा हूं स्टूडेंट। मैंने कहा कि हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, ये है आप लोगों का, ऊपर हमने कहा कि s+2, ठीक है, इंटू s-3, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, डिवाइड बाई, ठीक है, s+1 इंटू, ठीक है, s इंटू s+9। ये ऐसे आ गया स्टूडेंट, ये s-9 हम लोग कर लेते हैं इसको, s-9। ये ऐसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया, एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन लिख कर दिया और आपसे कहा, ठीक है, कि आपको पहचानना है ट्रांसफर फंक्शन में इसमें पोल्स कौन से होंगे, जीरोस कौन से होंगे। ठीक है, आपने सिंपल सी बात समझी, आपने सिंपल सी बात देखी कि आपने याद किया कि सर ने कहा था कि जो न्यूमरेटर पार्ट है ये वाला न्यूमरेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब आप लोगों का अंश वाला भाग है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, पहले आपने ऐसे पहचाना। ऐसे ये हमारा क्या है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर कहने का मतलब ये हर वाला भाग है। ठीक है, अंश वाले भाग से न्यूमरेटर वाले पार्ट से हमें क्या मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं। ठीक है, हर वाले भाग से हमें पोल्स मिलते हैं। ठीक है, अब हमें निकालने कैसे हैं कि जो अलग अलग फैक्टर आया होगा स्टूडेंट उनको इक्वल टू जीरो रखिए। जैसे पहला था आप लोगों का s+2 तो बराबर 0। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने दूसरा कहा कि s-3 बराबर 0। अब जब आप ऐसे रख देंगे तो इसके बाद देखिए कि पहला जो जीरो आएगा आपका वो s = -2 पर। ठीक है, दूसरे जीरोस की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ रहा है स्टूडेंट आपका s = +3 पर। तो मुझे एक बात पता चल गई कि दो मेरे पास यहाँ पर जीरोस है, पहला s = -2 पर और दूसरा स्टूडेंट आप लोगों का s = +3 पर। ये अपने निकल गए जीरोस। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहीं से कहा कि डिनोमिनेटर से हमारे पोल्स निकलने थे, तो पहला मैंने तीनों वैल्यू को जो फैक्टर आए होंगे, डायरेक्ट नहीं रखना है, फैक्टर को रखना आपको प्रॉपर। तो फैक्टर आपने कहा कि सर पहला s+1 है तो बराबर 0 रखा, दूसरा सिंपल s था तो आपने s बराबर 0 रखा, और तीसरा अगर आप लोगों का s-9 था तो बराबर आपने इसको भी 0 रखा। अब इस हिसाब से देखना स्टूडेंट कि मैंने यहां से क्या कहा कि पहले s की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, दूसरे s की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका डायरेक्टली 0 ही था, और तीसरे s की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट ये आ गया आपका +9। तो भाई हमें एक बात समझ आ गई कि इस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास 3 पोल्स आ रहे हैं। ठीक है, कि 1, 2 और 3। ठीक, तो इनकी अगर मैं बात भी करता हूं, यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं तो हमारे पास पोल्स कितने हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, या इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम लेकर भी चलें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अगर आपको संख्या पूछी हुई है कि जीरोस कितने होंगे, पहले टाइप का क्वेश्चन, तो आपने कहा सर जीरोस 2 हैं। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका कि इस ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स कितने हैं, तो पोल्स आपने साफ साफ कहा 3 है। ठीक है, जीरोस अगर पहचानने को आपको दिखता है कि जीरोस कहां कहां पर है, तो आपने कहा कि s = -2, +3 पर है। ऐसे ही पोल्स की बात करता है तो आपने कहा s = -1 पर, 0 पर और +9 पर। ये हमारे क्या है, पोल्स हैं। तो ये आगे आपका 2 जीरोस थे और 3 हमारे पोल्स थे। जीरोस ये निकल के आ गए और पोल्स आपके ये निकल के आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया स्टूडेंट, आपका दोनों टाइप का क्वेश्चन हमें पूछ देता है।
वो नंबर के बेस पर भी पूछ देता है और आइडेंटिफिकेशन के बेस पर भी पूछ देता है। समस्या एक और है स्टूडेंट आपकी कि जब क्वेश्चन आप लोगों को ना तो संख्या पूछे ना ही ऐसे लिख कर दे, वो आपको बना दे एस प्लेन और अब कहे आपसे कि कौन सा एस प्लेन सही है। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके, जो जेई लेवल पर नॉर्मली पूछे जाते हैं। सॉरी, देखिएगा हमने कहा भी था कि एस प्लेन में जब हम देखते हैं ये होती है रियल एक्सिस सिग्मा, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टूडेंट आपका ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो प्लस साइड रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आ गया +1, ठीक है, ये आ गया +2, फिर ऐसे +3। ये काम करता हूं, हमारे पास वैल्यू शायद 9 तक है तो उसको थोड़ा सा नियर बाय ले लेता हूं। मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, ये 1, फिर 2, फिर ये 3, ये 4, ठीक है, 5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। ऐसे माइनस में भी दिखा देते हैं, -1, -2, फिर -3, फिर ऐसे आपका -4, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -6, फिर आपका -7। ध्यान से देखना, ठीक है। फिर इस बात को अगर अब मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैंने सिंपल सी बात कही कि मैंने कहा कि जीरो कहां कहां पर थे और जीरोस को दिखाते कैसे थे। जीरोस को दिखाते थे जीरो बनाकर ही ओ से, पोल्स को दिखाते थे क्रॉस बनाकर ऐसे, ठीक है। तो पहले जीरोस को देखते हैं, -2 पे तो एक जीरो आ गया -2 पे, एक जीरो था +3 पे तो ये बना दिया, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूं स्टूडेंट आपके पोल्स की, तो पोल्स को किससे, क्रॉस से। पहला पोल था आपका -1 पर, दूसरा था आपका 0 पर और तीसरा था आप लोगों का 9 पर। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट भी करके दिया हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का एग्जामिनर का पूछने का तरीका है स्टूडेंट आप लोगों का, वो कैसे भी पूछ सकता है। तो जिस भी वे में उसने क्वेश्चन को पूछा हुआ हो, ठीक है, उसने डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सप्लेन की फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपकी रियल एक्सिस होती है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन है, उसने संख्या पूछी है तो आंसर आ जाएगा, उसने पहचानने को कहा है चाहे वो जीरोज है चाहे वो पोल्स है तो आंसर आ जाएगा, उसने रिप्रेजेंट करके दिया है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जहां पर नहीं समझ आए, ठीक है, या डाउट लगे तो आप लोग बाद में जब भी आप क्लास को देख रहे हो आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर या तो आपको वहीं कमेंट में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोगों का नेक्स्ट जो भी क्लास लाइव होगी सेम टाइम पर वहां पे आप लोगों को ये कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये कहानी थी स्टूडेंट आप लोगों की ट्रांसफर फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। अच्छा, एक और बात है स्टूडेंट आपकी कि इससे अगर मुझे ये पूछ देता कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए इसकी, तो आपको सिंपल काम क्या करना था, मैंने क्या कहा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये हमारी क्या दिखाता है। एक और क्वेश्चन को बता देता हूं, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, कि मैंने क्या कहा कि अगर आपसे ये कह दे कि इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या कहा था कि न्यूमरेटर पार्ट को 0 रख, वो डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रख दीजिए। तो आपने कहा सर ये था s+1 इंटू एस और इंटू s-9 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले s का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा s² प्लस s इंटू s-9 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा s³, ठीक है, माइनस का 9 इंटू s², ठीक है। फिर इस s से करता हूं तो प्लस का s² और ये आ जाएगा माइनस का 9 इंटू s और इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी बात को प्रॉपर अगर मैं लिखता हूं कि मैंने कहा कि अगर हमें इक्वेशन ही प्रॉपर लिख कर दी हुई है तो ये आ जाएगी स्टूडेंट आप लोगों की s³
ठीक है, ये हो जाएगा -8s²। ठीक है, इसको अगर मैं देखता हूं कि माइनस का 8s² और माइनस का 9s और इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसे आप लोगों का फिर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं बात भी करता हूं तो ये सिंपल हमारी, अगर हम इक्वेशन की भी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी देखते हैं, तो हमें हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में देकर और ये हमारा क्या दे दें, आंसर दे दे। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा।
हो गया इतना? चलिए ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसी से आगे अब देखते हैं, ये तो था हमारा ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला चैप्टर आता है स्टूडेंट अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर कुछ जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे ओपन लूप, क्लोज लूप, ये सब चीजें क्या होती हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात को हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कि जनरल कंट्रोल सिस्टम की अब बात करते हैं। हमने पहले सबसे पहले फंडामेंटल रखा अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही हम आगे बढ़े स्टूडेंट आपके ट्रांसफर फंक्शन पर। फिर ट्रांसफर फंक्शन से अब आगे बढ़ते हैं एक कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन पर। फिर इसके ठीक बाद स्टूडेंट हम लोग ब्लॉक डायग्राम, फिर सिग्नल फ्लोग्राम। ये इनिशियल चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के कंट्रोल सिस्टम के। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इन बातों को मैं बेसिकली समझाना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को, तो हमने सबसे पहले कहा कि अगर मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमने सिंपल सी बात क्या कही कि सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का। हमेशा याद रखिएगा कि सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का वेल अरेंजमेंट ऑफ। अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं तो हमने क्या कहा, वेल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स के सही अरेंजमेंट को ही, ठीक है, वेल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स के सही अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने यहां से कही, वेल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम की बात अगर हम देखते भी हैं, सिस्टम को अगर हम लेकर भी चलते हैं तो सिस्टम क्या होता है आप लोगों का, वेल अरेंजमेंट होता है आप लोगों का किसका, एलिमेंट्स का। कि डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मैं लेकर चलता हूं, उनके व्यवस्थित अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा जनरल एक सिस्टम होता है। ठीक, अब यहीं से देखिएगा स्टूडेंट कि अगर एक सिस्टम की मैंने बात की कि वेल अरेंजमेंट है आपका सिस्टम का, इसी तरह से अगर मैं जनरली लेकर चलता हूं, फिर मैंने कहा कि अगर मैं कंट्रोल सिस्टम कहता हूं, ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कहा, इसी बात को जोड़ते हुए फिर हमने कहा कि कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की अब अगर मैं यहीं से बात करता हूं, कंट्रोल सिस्टम को अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ये तो बात आपकी निकल कर आएगी ही कि वेल अरेंजमेंट एक सिस्टम का, ये वेल अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, और विद कैसे स्टूडेंट आप लोगों का, कंट्रोलिंग एक्शन, कि यहां पर ये क्या होगा आप लोगों का, कंट्रोलिंग एक्शन होगा। अब कंट्रोलिंग एक्शन होगा तो अगर आप किसी चीज को कंट्रोल करके काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब साफ होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि उस स्थिति में, ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा, यहां से डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त होगा, वांछित निर्गत आप लोगों को मिलेगा। तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट आप लोगों की कि सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्स के व्यवस्थित स्वरूप को सिस्टम कहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर सके। अगर आप लोगों का एक वांछित आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट निकल कर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई कंट्रोलिंग एक्शन है, और ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट आपकी, अगला क्वेश्चन हमें पूछता भी, आपके पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोगों का कि कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं, क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कि कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो आप लोगों का दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। पहला नाम आता है स्टूडेंट आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कहा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, पहला होता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरी बात अगर मैं यहीं से करता हूं, दूसरी बात को अगर हम यहीं से देखते हैं तो हमने कहा भी था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कि दूसरा आता आप लोगों का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कहने का मतलब अभी समझाऊंगा कि ये मैंने कहा शॉर्ट में हम लिखते हैं CLCS, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम स्टूडेंट हमारे निकल कर आते हैं। ठीक है, ओपन लूप हो गया और दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं उन बातों को फिर आगे देखते हैं, तो इसको जरा फटाफट से नोट कर लें। सबसे पहले हमने यहाँ से कंट्रोल सिस्टम को समझा और फिर इसके दो टाइप को हमने जनरली अभी देखा है।
कि दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इतना फटाफट से आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे तब बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट जब भी इस क्लास को देखें तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें इसे। हो गया? अब देखें, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसी सीरीज में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला आता आप लोगों का खुले परिपथ का कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहीं से मैं सबसे पहली बात को लेकर भी चलता हूं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। देखिएगा, हमने जनरल बात कही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की मैं बात भी करता हूं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम लेकर भी चलते हैं स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हमने सिंपल सी बात कही कि पहला होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक, कि बिना फीडबैक का कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक। ठीक है, या फिर इसी बात को सिंपल वे में लिखो, ठीक है, तो फिर एग्जाम में ऐसे भी लिखा होता है कि नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी होता है। तो हमने सबसे पहले बात कही कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक, यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूं दूसरी बात को, तो हमने कहा कि कंट्रोल नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यहां आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सबसे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। हमने कहा रेफरेंस इनपुट जो आप देंगे, ठीक है, जो रेफरेंस इनपुट अगर हम लोग यहां देखते हैं, रेफरेंस इनपुट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, कि डिजायर्ड आउटपुट से वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब क्यों डिजायर्ड आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, इस बात को अगर हम देखते भी हैं, इस बात को अगर हम समझते भी हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि हमने क्या कहा कि जो रेफरेंस इनपुट है वो आप लोगों का डिजायर्ड आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, अगर मैं लेकर भी चलूं, मैं जनरल एग्जांपल्स की बात करता हूं स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा, इसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले बात आपसे कही कि जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, ओपन लूप का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, ये सिस्टम जरूर होगा, पर ये एक ऐसा सिस्टम होगा स्टूडेंट आपका जो आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। आपने वॉशिंग मशीन कहा तो आपने साफ साफ कहा कि सर ये कपड़े धुलती है, ठीक है, आपने पानी डाला, पानी के साथ सर्फ को या फिर आप इजी जो भी यूज कर रहे हैं वो घोला, कपड़े डाले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि कपड़े सही से धुलकर आए हैं या नहीं आए हैं। कई बार व्हाइट क्लॉथ्स की अगर मैं बात करूं, सफेद कपड़ों की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे भी घुमाते रहो तब भी वो कई बार साफ नहीं होता है। तो इसका मतलब मुझे चाहिए क्या था कि कपड़े साफ धुलकर आने चाहिए थे, पर वो आए नहीं, सिर्फ कपड़े धुलकर आए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ओपन लूप है। ठीक है, अगर ये आपका डिजायर्ड आउटपुट दे रहा होता है, जैसे रूम में लगा हुआ एयर कंडीशनर क्या करता है, रूम की ह्यूमिडिटी चेक करता है और उस हिसाब से टेम्परेचर को चेंज करते रहता है। मैं दूसरा एग्जांपल जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, वो लिखता हूं। जैसे आप लोग अक्सर सिग्नल पर देखते हैं, तो हमने क्या कहा, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखता हूं तो मैंने कहा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। ट्रैफिक लाइट में भी आपने देखा होगा, कई बार आप खुद भी इस चीज को महसूस करते हैं कि सामने से एक भी गाड़ी नहीं आ रही है, तब भी वहां के लिए क्या हो रखा है, ग्रीन सिग्नल हो रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है वो डेंसिटी के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करता है। वो क्या है आपका, उसमें ऑलरेडी फिक्स है टाइमर कि अगर 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए इस साइड से रेड रखना है तो रेड रखेगा, ठीक है, दूसरी साइड ग्रीन रखना है तो रखेगा। वहां ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि डेंसिटी के हिसाब से वो कमांड चेंज कर सके। तो इसका मतलब ये भी क्या, एक आप लोगों का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट आप लोगों का कि जो हमारा क्या होता है स्टूडेंट आपका, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलूं, ऑटोमेटिक कॉफी, ठीक है, सर्वर होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉफी सर्वर होता है।
इसमें भी आपने देखा होगा कि जो कॉफी सर्वर हमारा होता है, आप गिलास नीचे से लगाएं, बटन को ऑन कर दें तो कॉफी आते रहेगी। ऐसा नहीं है कि गिलास भरते ही वो खुद से बंद हो जाता है। जब तक आप गिलास को हटाएंगे नहीं या बटन को ऑफ नहीं करेंगे, वो आपके गिलास को भरते रहेगा, वो ओवरफ्लो करते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपकी जो मैराथन हुई थी वहां पर मैंने कराया भी था, एक नाम ये भी लिख कर दिया हुआ था, इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड कौन सी होती है? जो आप लोग पानी गर्म करने के लिए रॉड यूज करते हैं, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि पानी खौलता हुआ कई बार हो जाता है पर वो बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, ओपन लूप सिस्टम है, उसमें कोई फीडबैक नहीं है, उसमें कोई कंट्रोलिंग एक्शन आपने नहीं जोड़ा है। आपने बटन ऑन किया तो उसका काम है पानी गर्म करना, वो करते रहेगा। वहीं ऑटोमेटिक गीजर्स जो आपके घरों पर आजकल लगते हैं, उन गीजर्स को अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, पानी एक लेवल तक गर्म होते ही ऑटोमेटिक कहां चले जाता है स्टूडेंट, आप लोगों का कट ऑफ में चले जाता है। ठीक है, इतना। ऐसे ही जैसा आपने देखा होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा माइक्रोवेव ओवन ही क्यों ना हो या यहीं से, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, ब्रेड टोस्टर जो हमारा होता है, ठीक है, ब्रेड टोस्टर क्या होता है? ब्रेड टोस्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रेड हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, खाने के लिए, तो आपने एक बात देखी होगी कि जितनी देर के लिए जितना टाइमर आपने लगाया होगा, चाहे उतनी देर में ब्रेड का बिल्कुल कबाब बन जाए, वो जल के राख हो जाए, वो आपका गर्म करते रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना गर्म करे, उसके बाद उसको क्या कर दे, लीव कर दे। आप जब तक उसको वहां मशीन के अंदर जो टाइमर दिया होगा उसको फूंक देगा, वो उसको जला देगा। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। पहचानने को भी आप लोगों को अक्सर देता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ओपन लूप है और कौन सा आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये देखेगा। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ओपन लूप कहने का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब आपका ऐसा सिस्टम जो कैसे काम करता है, आपने इनपुट दिया और ठीक उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करेगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम, मैं सिंपल शब्दों में कहूं, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। आपने कहा किसी को, लेबर को, कि दीवार तोड़नी है, तो उसने ये नहीं देखा कि इस दीवार को तोड़ने के बाद क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है या क्या क्या चीजें गिर सकती हैं। ऐसे ही ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप कमांड दीजिए और उस कमांड के हिसाब से ये ऑपरेशन करते रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उससे फायदा हुआ या हो सकता है आप लोगों का घाटा भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट एक एग्जाम्पल को ध्यान से लिखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ही आप लोगों का फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर भी आती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है कि फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर भी एक एग्जाम्पल है किसका स्टूडेंट, आप लोगों का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ही। ठीक है, तो ये देखेगा, हमने छोटी छोटी बातें कैसे याद रखनी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, लिखने का तरीका सिर्फ बदला, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यहां जो रेफरेंस इनपुट, मतलब जो आप इनपुट देंगे, वो इंडिपेंडेंट होता है आप लोगों का किससे, डिजायर्ड आउटपुट से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिजायर्ड आउटपुट आया या फिर नहीं आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फिर इसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। क्लियर है इतना? अब देखें इसके ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं दिखाता भी हूं, तो मैंने यहां कहा स्टूडेंट, हाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट अक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां हमने सबसे पहला क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, कि सबसे पहला आता है स्टूडेंट आपका कंट्रोलर। ठीक है, और फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की यहां से कंट्रोल्ड प्रोसेस की। ठीक है, कि जो हमारा फिर क्या करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा। अब देखेगा कि हमने क्या कहा कि एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर मैं देखता हूं, तो यहां से हमने सिंपल सी बात कही कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने जनरल बात कही कि हमने सबसे पहले यहां से देखा कि ये इनपुट अप्लाई किया। ठीक है, ये यहां से इसको फिर कंट्रोल्ड एक्शन पर दिया,
और ये वो कंट्रोल्ड प्रोसेस पढ़ दिया, और ये हमारा क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट आप लोगों का, ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात भी करता हूँ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम देखते भी हैं तो हमें पूछा गया कि इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने कहा कि 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट हमने देखा कि ये हमारा क्या था, कंट्रोलर था। वहीं सेकंड एलिमेंट की जब बात आई तो ये था हमारा कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन ने थोड़ा सा और डेप्थ में पूछा इन एलिमेंट्स के बारे में अब आपसे, ठीक है। और कैसे पूछा है, ध्यान से देखना कि जो हमारा कंट्रोलर होता है ये क्या क्या करता है। तो कंट्रोलर के लिए आपने साफ साफ कहा कि यहां पर क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एम्पलीफायर हो गया आपका, ठीक है, फिल्टर हो गया आपका, ये सब आपके इसके अंदर लगे होते हैं, मतलब एम्पलीफिकेशन, फिल्टराइजेशन, ये सारी चीजें आपकी यहां पर होती हैं। वही कंट्रोल या कंट्रोल्ड एक्शन की, कंट्रोल्ड प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, जनरेट करता है आउटपुट को, ठीक है। ये सिंपली क्या करता है हमारा, जनरेट द आउटपुट, कि यहां से हमारा क्या होता है, आउटपुट जनरेट होकर आता है। तो ये इन दोनों का काम भी आ गया। तो अगर हमें पूछेगा भी कि एलिमेंट्स कितने होते हैं तो आपने सिंपल सी बात कहनी है स्टूडेंट आपकी कि 2 एलिमेंट्स हैं आपके, पहला हो गया कंट्रोलर और दूसरा हो गया कंट्रोल्ड प्रोसेस। कंट्रोलर आप लोगों का क्या क्या कंसीडर करता है, एम्पलीफिकेशन, फिल्टराइजेशन। कंट्रोल्ड प्रोसेस क्या करता है, आपका आउटपुट को जनरेट करवाता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, यहां से आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। अब देखिएगा, इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपकी, इसी के बाद अगर मैं लेकर चलता हूँ, मैंने सबसे पहले बात कही कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इसके फायदे पर चलते हैं तो हमने सबसे पहला फायदा, इसका सबसे पहला एडवांटेज हमने यहाँ से कहा भी कि फर्स्ट जो एडवांटेज होता है स्टूडेंट आप लोगों का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ये कैसा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सिंपल सर्किट होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये कैसा होता है, सिंपल सर्किट। इसी बात को दूसरे तरीके में लिखकर देता है स्टूडेंट आप लोगों का कि ये सर्किट हमारा डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तीसरी बात आती है, सिंपल सर्किट होता है तो यहीं से नेक्स्ट एग्जांपल बनता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। अगली बात को अगर मैं देखता हूं स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है, कि यहां पर हमें नो प्रॉपर कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि यहां पर प्रॉपर कैलिब्रेशन मतलब बार बार बदलाव की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर है ही नहीं जो कंपेयर कर सके। नो प्रॉपर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, कि यहां पर हमें किसी भी तरह के प्रॉपर कैलिब्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं लेकर चलता हूं कि कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बदलाव नहीं होगा तो कभी भी एक स्टेबल आउटपुट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं कह भी सकता हूं कि नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कि यहां में वो भी कोई इश्यू नहीं होता है, तो नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये सिंपल हमने क्या कहे स्टूडेंट, यहां से इसके एडवांटेजेस हमने कहे कि फायदे क्या क्या हैं इस सिस्टम के। अगर आप देखेंगे भी तो आपने सबसे पहले बात कही कि ये सर्किट कैसा होता है, इसका सिंपल होता है। सिंपल मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता या सिंपल होता है तो इकोनॉमिकल होता है। किसी प्रॉपर कैलिब्रेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई कंपेयर करने के लिए एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अगली बात आती है आपकी कि कोई स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तब आता जब हम फीडबैक लगाते। फीडबैक लगाने से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमेशा स्टेबल ही हो जाए, वो हो सकता है सिस्टम आपका अनस्टेबल बन जाए। तो ये जनरल एडवांटेजेस हैं आपके एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें।
इतना ठीक है। नेक्स्ट देखेगा, जैसे हमने एडवांटेज देखे स्टूडेंट, ऐसे फटाफट से इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा तेज चलूंगा तो ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, जो बात नहीं समझ आए उसे पूछ लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस में हमने सबसे पहला कहा स्टूडेंट आप लोगों का इसके लिए, ठीक है, कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसके लिए मेजर बात आपको याद रखनी है कि ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, आपके स्लो होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इनका जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट आप लोगों का वो स्लो होता है। ध्यान से सुन ले इस बात को, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जब भी बात करेगा तो ये कैसे होते हैं, आपके स्लो होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आई कि कोई भी कंट्रोलिंग एक्शन नहीं है, तो इसीलिए जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है आप लोगों का, मैक्सिमम पॉसिबल केसेस में इन एक्यूरेट आता है, कि यहाँ पर एक्यूरेसी कैसी होती है आपकी, कम होती है, इनएक्यूरेट आता है। वही हमने क्या कहा कि जो आउटपुट आएगा उस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि कपड़ा धुला, साफ धुला, नहीं धुला, हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, इन रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं आपके, इनरिलायबल होते हैं, ठीक है। इनरिलायबल कहने का मतलब आप लोगों का कि विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है। इनरिलायबल कहिए, ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये हमारे कैसे होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते, इनसे जो आउटपुट आपका जनरेट हुआ है। क्योंकि जैसे हमने नॉर्मल बात कही कि आप लोगों का क्या होता है, इमर्सन रॉड ही है, तो आपने पानी चाहिए था हल्का गुनगुना, पर अगर थोड़ी देर अगर आप भूल गए तो पानी थोड़ा सा नहीं, वो बल्कि कैसे हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि यहाँ पर अगर मैं कहूं भी तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलता है कभी भी जैसा आप प्रॉपर चाह रहे हैं। तो मैंने सिंपल सी बात कही कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब अनुकूलता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ से कही भी कि ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आप लोगों का, यहाँ मैंने सिंपल सी बात कही भी कि ऑप्टिमाइजेशन हमारा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे कि अगर आप देखते भी हैं कि स्लो का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि धीरे काम करते हैं, ठीक है। इनएक्यूरेट का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि आपका गलत आउटपुट आने की संभावनाएं बहुत होती हैं, ठीक है। अनरिलायबल या नॉट रिलायबल का मतलब होता है आप लोगों का कि अविश्वसनीय होते हैं, ठीक है, कि इनके आउटपुट पर, ठीक है, आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते हैं, कि ये कैसे होते हैं, आपके अविश्वसनीय होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, तो ये आपका होता है अनुकूलता, कि यहाँ आप अपने हिसाब से अनुकूल आउटपुट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप इनपुट दीजिए और आउटपुट को देखिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया। देखें, अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके जो प्रीवियस कई एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं, ठीक है, तो नोट करके जरा फटाफट से लिखिएगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। पहला मैंने कहा कि यहां से आपको लिख कर देता है, हमने सिंपल सी बात कही इफेक्ट ऑफ, ठीक है, किसका इफेक्ट की बात की है, पहला मैंने यहां से कहा एक्सटर्नल नॉइस, ठीक है, कि बाहरी शोर जो होता है एक्सटर्नल नॉइस, ठीक है। और दूसरी बात यहीं से लिखता हूं स्टूडेंट आप लोगों का पैरामीटर वेरिएशन, कि किसी भी पैरामीटर में वेरिएशन अगर आ जाता है, ठीक है, या किसी भी पैरामीटर में वेरिएशन आने की संभावना, तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉइस एंड पैरामीटर वेरिएशन इज मोर, कि ये संभावनाएं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी हमने पैरामीटर या ऐसे कोई भी पार्ट हमने यूज नहीं किया है जो आपका कंपेयर कर रहा हो। तो दो नाम को आप लोग, दो चीजों को आप लोग ध्यान से देख लें कि एक्सटर्नल नॉइस और पैरामीटर वेरिएशन का इफेक्ट आने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं स्टूडेंट आप लोगों का कि नो, ठीक है, यहां पर अगर मैं लेकर भी चलता हूं
कि किसी भी पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर के एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट या वो आपका यहां पर नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम बटन ऑन करके सिस्टम को सीधे कमांड दे रहे हैं, वो सिस्टम में सोचने की कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा भी कि नो परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, कि नो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि किसी भी परफॉर्मेंस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती है। तो हमने सिंपल सी बात कही कि नो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। ये बेसिक आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं, इस बात को भी ध्यान रखें, नोट करके इस बात को आप लोग लिख लें। दिस बोथ टू पॉइंट्स आर फॉर, यहां से ये भी याद रखिएगा कि दोनों के दोनों किसके लिए, आपके फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कि ये दोनों बातें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की है। तो फटाफट से जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्लोज लूप की तरफ। हो गया इतना, सही है। देखेगा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट, यहीं से हम लोग थोड़ा सा फटाफट से देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यहीं से हमने क्या कहा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कि नेक्स्ट आता आप लोगों का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। देखें क्लोज लूप की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोज लूप कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक होता है। मैंने पहली बात वही कही कि कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, विद फीडबैक, ठीक है, कि ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें क्या लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ फीडबैक लगा हुआ होगा। दूसरी बात याद रखनी है कि इस केस में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो यहां से हमने क्या कहा कि इन दिस, इसमें अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोलिंग जो एक्शन होता है, तो हमने कहा भी कि कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड ऑन आउटपुट, कि जैसा आउटपुट आया होगा उस हिसाब से ही कंट्रोल एक्शन आगे के लिए कमांड सेट करता है। अगर वो डिजायर्ड नहीं आया है, वो वांछित नहीं आया है, तो फीडबैक लेकर उस वैल्यू को वापस भेजेगा और वहां प्रॉपर कमांड देगा कि जैसा आउटपुट चाहिए है वैसा आउटपुट जनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल यहीं से अगर मैं नेक्स्ट बात पर बढ़ता भी हूं कि मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपकी कोयले वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जैसे प्रेस ऑन होती है आपका आयरन जो होता है, जिससे हम इस्त्री जो कपड़ों पर करते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाती है, कट ऑफ में चली जाती है, बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ऑन हो जाती है। तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते रहती है स्टूडेंट, आपका वेरिएशन लाते रहती है, कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है, इतना। और अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो अपने आप बढ़ाते रहता है, ठीक है। ऐसे ही यहीं से आप लोगों का खासकर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो हमारा क्या होता है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। मतलब प्रॉपर फीडबैक लगा होता है और उसी के बेसिस पर आपकी स्पीड क्या होती है स्टूडेंट आप लोगों की कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। कुछ बात अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में भी करता हूं, खासकर ये आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में भी आ जाता है कि जो हमारा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट, ठीक है, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज करते रहता है स्टूडेंट आप लोगों का, किसके बेसिस पर, ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। तो ये भी एक क्या आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, अच्छा इसी को क्लोज लूप को ही एक और बात याद रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं।
क्योंकि अपने आप को क्या करता है स्टूडेंट, आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते रहता है। वहीं दूसरी बात पर अगर मैं आता हूं तो मैंने क्या कहा, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, रडार सिस्टम हो गया स्टूडेंट आप लोगों का। रडार भी क्या होता है, किसी भी, ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो जहां भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन को ये क्या करता है स्टूडेंट, आप लोगों का डिटेक्ट करता है, या इसी को आप लोगों का रडार ट्रैकिंग सिस्टम भी लिखकर दे देता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि जो हमारी फ्लाइट्स होती है, जब तो फ्लाइट आप लोगों की लैंड करती है या आप लोगों की उड़ती है, तो दो टाइम पर तो क्या होता है, पायलट का पूरा पूरा रोल होता है। कई बार जो लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, नहीं तो मूवीज में देखा होगा नॉर्मली, कि कई बार क्या होता है कि पायलट उठकर वॉशरूम चले गए या बाहर अपने केबिन से बाहर आ गए और जो वहां आप लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं वहां आ जाता है। उस स्थिति में सोचने वाली ये बात है कि जो पायलट आया है, ठीक है, माना कि सब पायलट भी होता है, सब कप्तान भी होते हैं, पर जो आप लोगों का उस पायलट का रोल था वो क्या करता है, उतनी देर के लिए ऑटो पायलट मोड को ऑन कर देता है। ऑटो पायलट का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से आपका क्या कहते हैं, प्लेन चलते रहेगा और ऑब्जेक्ट को सेंस करते रहेगा अपने आप से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि ऑटो पायलट सिस्टम जैसे होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कि ऑटो पायलट सिस्टम, तो इसमें भी क्या होता है, पायलट अपने, ये क्या कहता है, जो फ्लाइट या जो आप लोगों का प्लेन होता है वो अपने आप से उड़ते रहता है, वो अपने आप से आप लोगों का क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल स्टूडेंट आप लोगों का जो डीएमआरसी जेई के एग्जाम में शायद पूछा गया था, ठीक है, ये है स्टूडेंट आप लोगों का ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, क्या ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है। जरा थोड़ी देर सांस को रोककर देखना, भगवान आपको खुद बता देंगे कि ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी देर अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप क्या करते, रात को सोते ये सोचते कि नाक भी तो थक रही है सांस लेते हुए, इसको भी सुला दो थोड़ी देर, भाई फिर तो यही सोचते आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। क्यों? अपने आप सांस बाहर आती है और थोड़ी देर अगर आपने रोकी तो अपने आप अंदर भी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कंट्रोलिंग नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है आपका, कि अपने आप से क्या चलते रहेगा। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम हिंदी में चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका श्वसन तंत्र, श्वसन, हाँ यही है। ठीक है, श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, कि सांस लेना छोड़ना ये अपने आप से चलने वाली प्रोसेस है। आप खुद भी जानते हैं कि थोड़ी देर अगर रोक दें तो अपने आप निकल कर आ जाती है। तो ऐसा सिस्टम जो खुद से डिसीजन ले सकता है, ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम विद फीडबैक कहिए या आप ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। कंट्रोलिंग जो एक्शन होगा वो टोटली आउटपुट पर डिपेंड होता है। क्यों? सांस रोकोगे, थोड़ी देर के लिए यही एग्जांपल लेकर चलता हूं कि सांस रोकोगे तो वो आउटपुट पर डिपेंड है कि मरने से अच्छा है कि फिर से क्या कर लो, सांस फटाफट से ले लो। तो बार बार कंपेयर करते रहता है कि इसको मरने से बचाना है, मतलब सांस इसकी आते रहनी चाहिए। तो ये फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर, कि जैसे ओपन लूप के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ऐसे ही क्लोज लूप के क्या क्या एडवांटेजेस या क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लें। आपके लक्ष्य बैच जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के, जेई के और आईटीआई के लिए, सभी पर आप लोगों का 8 से 10 मई तक डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट के साथ आप लोगों को लक्ष्य बैच इलेक्ट्रिकल जेई, लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स जेई, 3 कोर्सेज पर आप लोगों को बुक भी गिफ्ट के रूप में दी जा रही है। जो इन 3 दिनों पर कोर्स को ज्वाइन करे, वो 2 दिनों पर कोर्स को ज्वाइन करेगा, आप लोगों को बुक भी साथ में गिफ्ट दी जाएगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए बुक अभी नहीं है अवेलेबल, तो इसीलिए आप लोगों के कोर्स पर ये फर्दर और डिस्काउंट कर दिया गया है। 499 का आपका कोर्स कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाकी 1 जून से हमारे नए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो गया? चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ठीक है,
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस को ही रेफरेंस लेकर हम इसके एडवांटेजेस को लिखेंगे। ठीक है, कि जो चीजें वहां पर डिसएडवांटेज के रूप में थे, ठीक है, वही चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ एडवांटेज बनकर अब दिखेंगी। ठीक है, देखें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस सीरीज में, तो मैंने कहा जैसे वहां पर जो हमारा आउटपुट आता था वो इनएक्यूरेट था। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है, एक्यूरेट आता है। आयरन अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, गीजर अपने आप बंद हो जाते थे, ऑटोमेटिक तो एक्यूरेसी की तरफ तो है। ठीक है, विश्वसनीय है कि गलती से आप बटन खुला छोड़ भी गए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी डिवाइस को या चीजों को जला देगा, वो अपने आप बंद होकर बचा लेगा चीजें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है, रिलायबल है। ठीक है, ओपन लूप स्लो होता था, तो ये कैसा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, फास्ट होता है। ठीक है, कि तीन चीजें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, कि जो हमारा क्लोज लूप होता है ये एक्यूरेट ज्यादा होता है, वही बात करूं दूसरी की रिलायबल होता है, और तीसरी बात हमने कही स्टूडेंट आप लोगों की, ये कैसा होता है आप लोगों का, फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने एक कही थी कि वहां पर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, आप सिस्टम को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, जबकि यहां पर आप लोग प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सिस्टम को। ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों का यहां पर पॉसिबल होता है। आप फीडबैक को अपने हिसाब से चेंज करते रहिए, तो आपके आउटपुट को क्या देते रहेगा, जैसा आप चाह रहे हैं उस तरह से आउटपुट आपको देते रहेगा। तो बात निकल के आई कि यहां पर अनुकूलता या फिर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, इतना। फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि पैरामीटर वेरिएशन और नॉइस का इफेक्ट ओपन लूप में ज्यादा होता था, जबकि यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि नो इफेक्ट ऑफ, क्योंकि हमने प्रॉपर फीडबैक दिया हुआ, वो कंपेयर करेगा, अगर वेरिएशन आ भी गया तो उस वेरिएशन के इफेक्ट को नहीं आने देगा। नो इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है, कि पैरामीटर वेरिएशन और एंड नॉइस। ठीक है, कि पैरामीटर वेरिएशन और नॉइस का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर ये भाई जनरेट तो होंगे ही, ये कभी भी कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है जिनमें ये चीजें जीरो हो जाए, पर यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, आपका ओपन लूप में इनका इफेक्ट आता था, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वहीं एक बात को, इसी बात को लिखने का एक और तरीका, क्योंकि कुछ एग्जाम में ऐसे भी लिख कर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नो इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज। ठीक है, कि कहीं पर अगर नॉन लीनियरिटी मतलब इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसका ओवरऑल आउटपुट पर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअली जो आउटपुट आया होगा वो फाइनली होना तो कंपेयर है, और कंपैरिजन के बेसिस पर फाइनल आउटपुट वो आएगा जो चाहिए है, कहने का मतलब जो डिजायर्ड है। तो ये आ गए स्टूडेंट आप लोगों के एडवांटेजेस। ठीक है, किसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। जहां पर नहीं समझ आ रहा हो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके लिख कर रख दें। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। आपके इसी के डिसएडवांटेजेस को अब देखता हूँ कि इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात करते हैं, इसकी कमियों की हम लोग बात करते हैं।
इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या कमियां होती हैं। देखिएगा, सबसे पहले डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ड्रॉबैक को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, हमेशा याद रखिएगा ये सिस्टम कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आपका ओपन लूप कैसे था स्टूडेंट, आप लोगों का सिंपल सिस्टम था, तो ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, यहाँ हमने फास्ट लिख दिया था, हाँ फास्ट लिख दिया, ठीक है ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा कि सिस्टम कैसे होता है स्टूडेंट, आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अब सिस्टम कॉम्प्लेक्स के होने के कारण ही स्टूडेंट आप लोगों का इस सिस्टम को आप कह सकते हैं कि कैसा होता है, कॉस्टली कहिए, या फिर ये सिस्टम हमारा कैसे होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी कीमत ज़्यादा होती है, कॉस्टली होता है, या फिर मैंने आपसे कहा भी था कि ये कैसा हो जाएगा, आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्योंकि फीडबैक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फीडबैक लगाने का मतलब यही नहीं होता है, मैं आपको अक्सर एनालॉग में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ हमने कहा कि फीडबैक यूज होता है, तो ये ड्रॉबैक नहीं है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है आप लोगों का कि फीडबैक यूज होने पर मे बी, ठीक है, सिस्टम कैसा हो जाए आप लोगों का, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम कैसा हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने फीडबैक कैसा दिया है। अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया है तो फिर सिस्टम अनस्टेबल ही होगा। हाँ, नेगेटिव फीडबैक अगर आपने दिया है तो फिर सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, इतना यही हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का। दूसरे नेक्स्ट अगर हम लेकर चलते हैं कि ओपन लूप खुला परिपथ होता है, इनपुट आउटपुट, और एक बीच में क्या होता है आप लोगों का, कंट्रोलर और कंट्रोल एक्शन होता है, तो उसकी मेंटेनेंस करना आसान होता है। ठीक है, यहाँ अगर आप कहेंगे भी तो यहाँ पर अगर कुछ चीज खराब हो जाती है तो मेंटेनेंस कैसे होता है स्टूडेंट, इसका डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो ये कैसे आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ अगर हम लेकर भी चलते हैं तो मेंटेनेंस डिफिकल्ट होती है। ठीक है, इसके मेंटेनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसे होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। तो ये हमने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट आपकी, यहाँ पर अगर हम लोग लेकर भी चलेंगे तो ये मैंने कहा कि ये आ गया आपका डिसएडवांटेजेस, कि ये क्या होता है, हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं। फटाफट से ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें। इसका हमने अभी तक ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया ना, ठीक है, तो वो बनाते हैं फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ से हमने क्या कहा, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम इसके देखते हैं। तो पहले जो चीज़ें थी वो सेम चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं जो ओपन लूप में भी थी। तो हमने कहा कि सबसे पहला होता था आपका कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम लेकर चले कि कंट्रोलर लग गया। फिर हमने यहीं से दूसरी बात कही कि सेकंड आता आपका कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से आ जाता आप लोगों का कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आ गया आपका, ये हो गया कंट्रोलर, ये आ गया आपका कंट्रोल्ड प्रोसेस। तीसरी और जो नई बात थी वो आप देखते हैं, यहाँ हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक इस तरह से, अब हमने क्योंकि फीडबैक लाना है यहाँ पर, तो ये इनपुट यहाँ से देखा, या फिर आप इसको रेफरेंस इनपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने भेजा था कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर ने भेजा कंट्रोल्ड प्रोसेस को, और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट जनरेट हो गया। यहाँ नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा जनरली आ जाता है फीडबैक। ठीक है, इसको अगर हम लेकर भी चलते हैं तो ये आ गया आपका फीडबैक। ठीक है, यहीं से मैंने क्या कहा, ये आ गया आप लोगों का आउटपुट, यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये आउटपुट आप लोगों का यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो जाता है फिर से इनपुट पर। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें तो हमने, ये हो सकता है ये नेगेटिव हो, ये हो सकता है पॉजिटिव हो। ठीक है, कुछ बातें हमने पहले की देखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कंट्रोलर क्या करता था आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं देखता भी हूँ, मैं जनरल बात अगर कंट्रोलर के लिए सबसे पहले करता हूँ, देखें जरा। ठीक है, ये देखिएगा कि ये हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका कि कंट्रोलर क्या करता था आप लोगों का, कि जैसे एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है, या फिल्टराइजेशन हो गया, इस तरह के टास्क को प्रोवाइड करता है।
ठीक है। फिर ऐसे ही कंट्रोल्ड प्रोसेस को हमने देखा था कि ये फिर क्या करता है, आप लोगों का आउटपुट को जनरेट कराने का काम करता है। ठीक है। फीडबैक क्या होता है, आउटपुट के या आउटपुट के कुछ पार्ट को उठाकर लाकर कंपेयर करना। ये जो क्रॉस से आप लोगों को और सर्कल के साथ यहाँ पर दिख रहा है, ये है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर एरर डिटेक्टर। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये समिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एरर डिटेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सिग्नल जनरेट होकर आएगा ये कैसा होगा स्टूडेंट, आप लोगों का एरर सिग्नल होगा, जो रेफरेंस इनपुट सिग्नल और आपके फीडबैक सिग्नल का जनरली डिफरेंस होता है। ये आप लोगों की कमांड जाती है कंट्रोलर को कि रियल में आउटपुट हमें क्या चाहिए था। ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स पे आपके सामने पर है। सबसे पहले हमने देखा एरर डिटेक्टर, जो हमारा क्या करता है, एरर सिग्नल को जनरेट करता है। कंट्रोलर है जो हमारे एम्पलीफिकेशन, फिल्टराइजेशन, इस तरह के टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर कंट्रोल्ड प्रोसेस है जो आउटपुट को जनरेट कराता है। ठीक है, तो ये जनरल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट आप लोगों की किसकी, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, ये आ जाता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसको फटाफट से आप लोग बना लें। ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। जिस स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट लगता है, क्योंकि बेसिक चीजें अभी चल रही हैं, टफ चीजें तो आगे हैं, ये ऐसे समझ लीजिए कि सब्जेक्ट की सबसे आसान चीजें हैं। यहीं पर डाउट आ गया तो आगे फिर दिक्कतें होंगी। और थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं तो इसलिए जहां पर क्लियर ना हो चीजें तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई है, तो आप लोग जब भी क्लास को देखें, लाइक और शेयर करने के साथ अगर कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इससे आगे की कहानी को एक काम करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा रिकॉर्डेड भी चल रही है, कल की क्लास हमारी लाइव रहेगी, तो उस क्लास में हम इन चीज़ों को फिर डिस्कस करते हैं। जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन, और कल ही आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो बेसिक चैप्टर आपके कल के कल हम ये खत्म कर देंगे, फिर आगे की चीज़ों पर हम लोग परसों से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए हम लोग इतना ही, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के बाद कल की चीजें हम लोग सेम टाइमिंग पर, जो हमारी लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 8:15 पर, हम लोग कल इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए 1 जून से 1 जून से ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। और बाकी जैसे हमने बताया कि लक्ष्य बैचेज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल जेई है, इलेक्ट्रॉनिक्स जेई है या इलेक्ट्रीशियन का बैच है, तो तीनों बैचेस पर आप लोगों को कोर्स के साथ बुक भी फ्री मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का जो लक्ष्य बैच ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इस बैच में स्टूडेंट आप लोगों को कोर्स पर ही डिस्काउंट किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बुक अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश भी आप लोग ज़रूर करें। बाकी जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे एप्लीकेशन ED ऑनलाइन क्लासेस से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।